हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, जो हमारी सीरीज चल रही है भारत के इतिहास की, जिसमें हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारत की। इसके मैंने 3 यूनिट आपको करा दिए हैं। जिससे पहले वाले में हमने महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद जो मोहम्मद गौरी था, उसने अपने गुलामों को भारत में जीते गए प्रदेश बांट दिए थे, जिसमें उनका एक फेवरेट या फिर उनका प्रिय गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसको दिल्ली वाला क्षेत्र मिल जाता है और वहाँ पर जो स्थापना होती है दिल्ली सल्तनत की। तो आज हम जो पढ़ेंगे यूनिट नंबर 28। तो इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत या फिर सल्तनत काल। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करते हैं पहले दिल्ली सल्तनत की। तो देखिए, जो दिल्ली की सल्तनत था, इसके जितने भी शासक हुए उनको सुल्तान कहा जाता था। देखिए, जो हिंदू शासक होते थे उनके जितने भी शासक होते थे उनको राजा कहा जाता था। लेकिन जो दिल्ली सल्तनत आएगा, अब यहाँ पर इनको क्या बोला जाएगा? सुल्तान इनको बोला जाता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में सबको सुल्तान बोला जाएगा जो भी यहाँ पर शासन करेंगे। अब देखिए, जो सुल्तान होते थे दिल्ली के सुल्तान, ये स्टार्टिंग में खलीफा को प्रमुख मानते थे। अपने जो खलीफा होते थे उस टाइम पे प्रमुख मानते थे, लेकिन बाद में खलीफा पद को हटा दिया जाता है। उसके बाद मंत्री, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बन जाती हैं। ठीक है, देखिए, जो सुल्तान होते थे, सुल्तानों का जो सेनापति होता था उनको उस टाइम पे अमीर या नायाब बोला जाता था। ठीक है, अमीर या नायाब उनको बोला जाता था। अब देखिए, बात कर रहे हैं जैसे प्राचीन समय में राजा बोला जाता था, दिल्ली सल्तनत में सुल्तान बोला जाता था। जब हम मुगल पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद बादशाह बोला जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जो अकबर था, अकबर ने खुद को नेशनल रूलर बताया था। ठीक है, नेशनल रूलर इसने खुद को बताया था। अब देखिए, प्राचीन समय में जो मंत्री होते थे उनको सामंत कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत में अमीर का मतलब सेनापति होता था। ठीक है, अमीर का मतलब दिल्ली सल्तनत में क्या होता था? सेनापति होता था। प्राचीन समय में सेनापति जो मंत्री होते थे उनको सामंत कहा जाता था। तो ये चीजें थी। अब देखिए, जो यहाँ पर वंश आते हैं दिल्ली सल्तनत पर, जो वंश आते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, 1206 ईस्वी में यहाँ पर सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। ठीक है, जब मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को जीता, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासक बना दिया, यहाँ राज्य दे दिया। तो सर्वप्रथम 1206 ईस्वी में यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक आता है और वो यहाँ पर क्या करता है? ममलूक वंश की स्थापना करता है। तो देखिए, 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक यहाँ पर दिल्ली सल्तनत पर शासनकाल चलता है मुगलों का या बोले तो पहले तुर्क आते हैं। तुर्कों के बाद 1526 के बाद यहाँ पर मुगल आ जाएंगे। तो पहले यहाँ पर हम बात करेंगे 1206 से लेकर 1526 तक। तो यहाँ पर ये तुर्क लोग और जितने भी इस्लामिक स्टेट्स वाले जितने भी शासक थे वो यहाँ पर शासन करते हैं। 1526 के बाद यहाँ पर मुगल आते हैं। तो देखिए, जो दिल्ली सल्तनत था, यहाँ पर स्टार्टिंग में कितने वंश आते हैं उसके बारे में हम लोग पहले देखते हैं। तो पहला जो यहाँ पर वंश आता है उसको गुलाम वंश, दास वंश या फिर ममलूक वंश इसको बोला जाता है। फिर देखिए, स्टार्टिंग में इसका नाम गुलाम वंश के नाम से जानते थे, दास वंश। फिर बाद में ममलूक वंश इसका नाम कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि बाद के जितने भी शासक थे गुलाम वंश में, वो गुलाम नहीं थे, इसलिए इसको ममलूक वंश के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। अब कहीं पर एग्जाम में ऐसा आएगा, ममलूक वंश का द्वितीय शासक कौन था, अंतिम शासक कौन था, या ममलूक वंश का संस्थापक कौन था, तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार ये ममलूक वंश तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, गुलाम वंश को ही ममलूक वंश कहा जाता है। बात करें गुलाम वंश या ममलूक वंश की, तो इनका शासनकाल यहाँ पर चलता है 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। यानी इनका जो शासनकाल था पूरे 84 वर्षों का यहाँ पर रहता है। ठीक है, और ये सेकेंड हाईएस्ट होता है यहाँ पर। फिर इसके बाद बात करें गुलाम वंश के बाद, तो यहाँ पर खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश का जो शासनकाल था 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक, और इनका ये छोटा सा शासनकाल था, सिर्फ 30 वर्ष का। ठीक है, सबसे कम शासनकाल होता है इनका, सिर्फ 30 वर्ष का। फिर इसके बाद खिलजियों के बाद यहाँ पर तुगलक लोग आते हैं। ठीक है, तुगलक वंश यहाँ पर आता है। तुगलक वंश का जो शासनकाल चला वो 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक चला, टोटल 94 ईयर्स तक। ठीक है, 94 ईयर्स तक इनका शासनकाल चलता है और ये सबसे अधिक समय का शासनकाल था। तुगलक के बाद यहाँ पर सैयद लोग आते हैं। सैयद लोग 1414 ईस्वी में आते हैं, 1451 तक, 37 वर्षों तक इनका शासनकाल यहाँ पर चलता है। फिर देखिए, सैयद वंश के बाद यहाँ पर लोधी वंश आता है। तो लोधी वंश का भी एक बहुत बड़ा शासनकाल यहाँ पर चलता है, 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। इब्राहिम लोधी, बाबर जब तक इसको हराता नहीं तब तक इनका शासनकाल चलता है, पूरे 75 वर्षों तक। ठीक है, 75 वर्षों तक इनका शासनकाल चलता है। तो आज हम इसमें बात करेंगे गुलाम वंश के बारे में। ठीक है, गुलाम वंश के जितने भी शासक थे उनको आज हम कवर करेंगे। तो देखिए, पहले हम गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम वंश का जो अन्य नाम है उसको दास वंश या फिर ममलूक वंश भी बोला जाता है।
जो इसके प्रारंभिक शासक थे, एक दो शासक कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, बलबन है, ये तीन ही क्या होते हैं, मोहम्मद गौरी के गुलाम होते हैं। बाकी के जितने भी शासक आए वो गुलाम नहीं होते। तो देखिए अब स्टार्टिंग में हम लोग बात करें तो माना जाता है गुलाम वंश का जो संस्थापक रहा वो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, गुलाम वंश का संस्थापक था। 1206 ईस्वी में इसने क्या करी थी, गुलाम वंश की स्थापना करी थी। अब देखिए जितने भी थे मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, बलबन है, यालदौज है और कुवाचा है, ये पांचों क्या थे, मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब 1202 ईस्वी में गुजरात विजय करा था, यानी गुजरात अभियान करा था मोहम्मद गौरी ने, तो उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी का काफ़ी ज़्यादा साथ दिया होता है। इसी से खुश होकर वो उसका प्रिय गुलाम बनता है और इसी के बाद गौरी ने उसको क्या दे दिया, दिल्ली सल्तनत दे दी, यानी दिल्ली का उसको सुल्तान बना दिया। ठीक है, फिर देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने क्या करा था, फखरुद्दीन काजी ने फारस से खरीदकर ऐबक को भेजा था। ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये स्टार्टिंग में कहाँ का होता है, फारस का होता है। ठीक है, फारस से एक व्यक्ति होते हैं फखरुद्दीन काजी। ठीक है, जो फखरुद्दीन काजी होते हैं इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को फारस से खरीद के किसको बेचा था, मोहम्मद गौरी को बेचा था। अब देखिए पहले के टाइम पर दासों की बिक्री हुआ करती थी, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, जितने भी दास लोग होते थे इनकी बिक्री होती थी, कई अन्य अन्य राज्य वाले आकर इनको खरीद कर ले जाते थे। वैसे ही फखरुद्दीन काजी ने इसको पहले फारस गया, फारस से ऐबक को खरीदा और बाद में जाके गौरी को बेच दिया। तो इस तरीके से गौरी का गुलाम बना था। तो ये सारी चीज़ें थी। अब देखिए हम लोग सीधे बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ठीक है, अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करें तो इसका शासनकाल यहाँ पर एक अल्प शासनकाल रहता है। 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक इसका यहाँ पर क्या चलता है, शासनकाल चलता है। ठीक है, 4 वर्षों का। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही स्थापना करी थी गुलाम वंश की। अब देखिए बेसिकली इनकी उपाधियों की बात करें तो इनके पास कुतुबुद्दीन ऐबक के पास क्या होती है, काफ़ी सारी उपाधियां इनको मिली थी जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक तो इनकी है लाख बख्श। ठीक है, कौन सी उपाधि है, लाख बख्श की इनके पास उपाधि थी। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। अब देखिए ये दास तो था ही, साथ साथ ही एक महान शासक भी बना था। ठीक है, महान सुल्तान बना था जिसने लाखों का दान भी करा था। ठीक है, और इसको एक उपाधि और मिली थी जिसको बोला जाता है मलिक। मलिक का मतलब होता था मोहम्मद साहब के विचारों में चलने वाला। अब जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था अरबों के आक्रमण के टाइम पे जो मोहम्मद साहब हमने पढ़े थे, हजरत मोहम्मद साहब, तो उनके विचारों पर जो चलता था, उनके कहे बातों पर जो चलता था, उनको मलिक की उपाधि मिलती थी। ठीक है, जैसे आपने मलिक कफूर पढ़ा होगा, काफ़ी सारे मलिक पढ़े होंगे। ठीक है, अभी के टाइम की मलिकों की बात नहीं कर रहा, अनु मलिक है, इससे आज के मलिकों की बात नहीं कर रहा। उस टाइम पे मलिक एक उपाधि हुआ करती थी। ठीक है, तो लाख बख्श की इसके पास उपाधि थी, लाखों का दान करने वाला। मलिक की उपाधि इसके पास थी। एक और उपाधि थी सिपह सलार की। मतलब सिपह सलार का मतलब होता है गरीबों की मदद करने वाला। अब देखिए महान शासक भी था, लाखों का दान भी करता था, गरीबों की मदद भी करता था, तो इसको इसीलिए सिपह सलार की उपाधि मिली थी। इसके बाद इसको एक और उपाधि मिली थी कुरान खां की। ठीक है, कुरान खां की उपाधि मिली थी। मतलब ये कुरान पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, ये काफ़ी अच्छा कुरान पढ़ता था, इसलिए इसको कुरान खां की उपाधि भी मिली थी। इसके बाद इसको एक उपाधि और मिली थी हातिम द्वितीय की। कौन सी उपाधि, हातिम द्वितीय की उपाधि मिली थी, जिसका मतलब होता है उदारवादी व्यक्ति। ये काफ़ी उदार शासक था। ठीक है, उदारवादी व्यक्ति था, इसीलिए इसको हातिम द्वितीय की उपाधि मिली थी। अब देखिए जैसे इसको लाख बख्श की उपाधि मिली, वैसे ही इसको एक और उपाधि मिलती है पील बख्श की। ठीक है, पील बख्श की इसके पास उपाधि होती है। पील बख्श का मतलब होता है हाथियों का दान करने वाला। तो इतनी सारी 6-7 उपाधियां इसके पास थी, और भी होंगे लेकिन इतने इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और बात करें तो गद्दी में बैठने से पहले ये लाहौर का इक्तेदार हुआ करता था। ठीक है, जब ये दिल्ली सल्तनत पर बैठा उससे पहले क्या हुआ करता था, लाहौर का इक्तेदार हुआ करता था। अब देखिए इक्तेदार का मतलब मैं बताऊं तो सुल्तान के लिए जो सेना एवं राजस्व का प्रबंध करता था उसको इक्तेदार कहा जाता था। ठीक है, जो उस टाइम पे सुल्तान होता था, सुल्तान के लिए जो सेना एवं राजस्व का प्रबंध करने वाला व्यक्ति होता था उसको इक्तेदार बोला जाता था। ठीक है, अब देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने अपनी राजधानी लाहौर को ही बनाई थी, क्योंकि ये उससे पहले क्या था, लाहौर का इक्तेदार था। तो इसने लाहौर को ही अपनी राजधानी रखी और ऐबक ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए हर्यक वंश की नीति अपनाई। अब देखिए हर्यक वंश की नीति में आपको बता दूं तो हर्यक वंश में क्या हुआ था, हर्यक वंश के जितने भी शासक हुए उन्होंने खुद को मतलब सुरक्षित रखने के लिए, खुद को बचाने के लिए
कौन सी नीति अपनाई थी? एक नीति अपनाई थी, वो थी रिश्तेदारी वाली नीति। अब रिश्तेदारी वाली नीति कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए उस टाइम पे जैसे कोई भी शासक है, ठीक है, कोई भी शासक है तो वो क्या करता था, अब शासक है उसकी बीवी तो होगी, ठीक है, बीवी होगी तो उसके बच्चे भी होंगे, चाहे उसका बेटा हो या बेटी हो। तो इस तरीके से उनके पास जो कुछ भी होता था तो उनसे वो रिश्तेदारी करते थे। जैसे कोई शासक है, उसके पास बेटी है, तो उसको लगेगा कि यार कोई दूसरे राज्य का राजा है, इससे मेरे को खतरा हो सकता है, ये मेरे को मार सकता है, युद्ध कर सकता है, आक्रमण कर सकता है। इस तरीके से जिस जिस राजा से भी उसको खतरा रहता था, उस राजा के साथ वो रिश्तेदारी कर लेता था। मतलब किसी को अपनी बेटी दे देता था, ठीक है, कोई राजा के साथ अपनी बेटी की शादी करा दी, और किसी राजा की बहन के साथ खुद ने शादी कर ली, और किसी राजा के साथ अपनी बहन की शादी करा दी। तो ये हर्यक वंश ने इस तरीके की नीति अपनाई थी, क्योंकि सबसे रिश्तेदारी कर लेंगे तो कोई भी दुश्मन नहीं बनेगा, फिर किसी से खतरा नहीं होगा और अपना राज्य बढ़िया से चलेगा। वैसे ही जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने भी क्या करी थी, हर्यक वंश की नीति अपनाई थी, ठीक है। अब देखिए इस हर्यक वंश की नीति में इसने क्या करा था, गौरी का एक और गुलाम था इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश जो था, इसने क्या करा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश के साथ अपनी पुत्री शाह तुर्कान की शादी करा दी। अब देखिए इल्तुतमिश जो ऐबक था, ऐबक की एक पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम था शाह तुर्कान, ठीक है। शाह तुर्कान कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री थी, जिसका विवाह इसने किससे करा दिया, इल्तुतमिश से करा दिया। अब इल्तुतमिश से इसने अपनी बेटी का विवाह कराया, तो अब ये इसका क्या बन गया, दामाद बन गया। अब ये दामाद तो इस पर आक्रमण करेगा नहीं अपने ससुर पर, तो इससे रिश्तेदारी बन गई, अब इससे खतरा टल गया। अब देखिए गौरी का एक और गुलाम था, जो इससे, ये सारे गुलाम स्टार्टिंग में से जलते थे, क्योंकि इतना बड़ा राज्य मोहम्मद गौरी ने इसको दिया था, औरों को छोटा छोटा राज्य दिया था। अब जो दूसरा गुलाम था गौरी का, वो था यालदौज। अब यालदौज से भी इसको खतरा था। यालदौज उस टाइम पे क्या हुआ करता था, गजनी का शासक हुआ करता था, ठीक है। यालदौज क्या हुआ करता था, गजनी का शासक हुआ करता था। अब देखिए जो यालदौज था, यालदौज काफी बुढ़ा था, तो ये उसकी एक बेटी हुआ करती थी यालदौज की, ठीक है। यालदौज की जो बेटी हुआ करती थी, उससे ऐबक ने शादी कर ली, ठीक है। अपनी बेटी की शादी, शाह तुर्कान की शादी उसने इल्तुतमिश के साथ कराई, और यालदौज की बेटी से उसने खुद शादी कर ली। अब ये किसका दामाद बन गया, यालदौज का दामाद बन गया, ठीक है। ऐबक क्या बन गया, यालदौज का दामाद बन गया। अब अपने ससुर पर तो ये आक्रमण करेगा नहीं, ना ही यालदौज अपने दामाद पर आक्रमण करेगा। तो इस तरीके से यालदौज भी अब इसका क्या बन गया, रिश्तेदार बन गया। अब जो दूसरा शासक था, कुबाचा इसको बोला जाता है, ठीक है, कुबाचा इसको बोला जाता है। अब कुबाचा जो था उस टाइम पे, ये सिंध का राजा हुआ करता था, ठीक है। यालदौज क्या था, गजनी का शासक था, और कुबाचा क्या था, सिंध का राजा हुआ करता था। अब देखिए जब ये सिंध का राजा हुआ करता था, तो कुबाचा, अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा। बेटी की शादी इसने इल्तुतमिश के साथ करा ली, यालदौज की बहन से इसने बेटी से इसने खुद शादी करा ली। लेकिन ऐबक के पास क्या होती है, एक बहन होती है, ठीक है। या जो ऐबक की बहन होती है, अपनी बहन की शादी इसने किससे करा दी, कुबाचा से करा दी। अब कुबाचा ऐबक का क्या बन गया, बहनोई बन गया, ठीक है। अब बहनोई बन गया तो वो अपने सालीग्राम पर तो आक्रमण करेगा नहीं, तो इस तरीके से उसने कुबाचा से अपनी बहन की शादी करा के इससे भी रिश्तेदारी कर ली। अब जितने भी इसके गौरी के गुलाम थे, सबसे उसने मित्रता कर ली, तो अब इसका खतरा टल गया, सब जगह से रिश्तेदारी हो गई, तो इसने खुद को सुरक्षित कर लिया। तो इस तरीके से इसने हर्यक वंश की नीति अपनाई थी। तो ये चीजें आपको एक स्टोरी बेस्ड पर समझनी होती है, ठीक है, उसको रटना नहीं होता है। तो इस तरीके से हुआ। अब देखिए ऐबक के बारे में जो प्रमुख तथ्य हैं, इसके निर्माण कार्य हैं, तो उन चीजों के बारे में हम लोग एक नजर डाल लेते हैं। देखिए ऐबक के प्रमुख तथ्यों की बात करें तो इसने जो इसके जो निर्माण कार्य हैं, इनमें एक प्रमुख है, कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करा, कुतुब मीनार की नींव रखी थी। अब देखिए इसका भी एक रीजन था कुतुब मीनार बनाने का। कुतुब मीनार इसने अपने गुरु बख्तियार काकी की याद में बनाया था, ठीक है। जो इसके गुरु हुआ करते थे, ऐबक के जो गुरु हुआ करते थे बख्तियार काकी, तो बख्तियार काकी की याद में इसने क्या करा था, कुतुब मीनार की नींव रखी थी। अब देखिए जब कुतुब मीनार इसने बनाया तो इसका कार्य इसने अधूरा ही छोड़ दिया था, तब तक इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसका कार्य क्या रह जाता है, अधूरा रह जाता है। अब इसका निर्माण कार्य पूर्ण कौन कराता है, पूर्ण तो वैसे बहुत सारे शासक आते हैं वो कराते हैं, लेकिन इसके बाद जो निर्माण कार्य पूर्ण में जो पहला शासक आता है वो आता है इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश ने इसको ऊंचा करके 225 फीट का बना दिया, ठीक है। कुतुब मीनार को क्या कर दिया, 225 फीट का बना दिया और 4 मंजिला इसको कर दिया, ठीक है। अब जो इल्तुतमिश था, इसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक आता है, फिरोज शाह तुगलक ने इसको 4 मंजिले की जगह 5 मंजिला कर दिया, और सिकंदर लोदी ने भी इसमें क्या करा था, मॉडिफिकेशन कराया था, ठीक है। इसमें जो मॉडिफिकेशन का काम कराया था वो सिकंदर लोदी ने कराया था। तो ये इससे
पूछा जाता है कि कुतुब मीनार से कितने शासकों का वर्णन हमें मिलता है, मतलब कितने शासक उससे रिलेटेड हैं, तो पहले तो हमारे आते हैं ऐबक, फिर आते हैं इल्तुतमिश, फिर फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी, यानी 4 शासकों का नाम जुड़ा हुआ है कुतुब मीनार से। ठीक है, फिर देखिए कुतुब मीनार के अलावा इसने क्या करा था, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी करा था। अब देखिए एग्जाम में बनता है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करा था, तो ये करा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और ये बनाया था इसने दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में इसने क्या करा था, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करा था। इसके जो दिल्ली के जो संस्थापक हैं, इसकी बात करें तो अनंगपाल इसके संस्थापक हैं, जो तोमर वंश का हुआ करता था। ठीक है, तोमर वंश का जो शासक हुआ करता था अनंगपाल, अनंगपाल ने क्या करी थी, दिल्ली की स्थापना करी थी। ठीक है, तोमरों को हराया किसने था, मोहम्मद गौरी ने हराया था। फिर देखिए इसके बाद कुव्वतुल इस्लाम के अलावा इसने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनाया था। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था, ऐबक ने बनाया था। देखिए जो 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था ये अजमेर में इसने बनाया था। ठीक है, अजमेर कहाँ पड़ता है, ये राजस्थान में पड़ता है। देखिए पहले एक विश्वविद्यालय हुआ करता था 2.5 दिन का झोपड़ा, बाद में इसने तोड़ फोड़ के इसको 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया था। ठीक है, अब देखिए ऐबक ने अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया। देखिए ऐबक ही ऐसा शासक था जिसने अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़ाया। अब खुतबा होता क्या था, खुतबा बेसिकली होता था जुम्मे की नमाज के बाद सुल्तान का नाम लिया जाना। देखिए जो जुम्मे की नमाज होती है, जुम्मे की नमाज के बाद शासक का नाम लिया जाता है। जैसे अभी के टाइम पर जैसे अल्लाहू अकबर बोलते हैं, यानी अकबर का नाम लिया जाता है, तो वैसे ही इसने क्या करा था, ऐबक ने अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया था। एक ऐसा मात्र शासक था जिसने अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़ाया था। जो भी उस टाइम पे जितने भी लोग होते होंगे वो नमाज पढ़ेंगे लेकिन शासक का नाम नहीं लेते थे, जैसे अभी लेते हैं। ठीक है, तो ये खुतबा होता था और ये ऐसा शासक था जिसने खुतबा नहीं पढ़ाया। अब देखिए ऐबक की मृत्यु की बात करें तो इसकी मृत्यु चौगान खेलते समय 1210 ईस्वी में हो जाती है। चौगान बेसिकली पोलो को चौगान बोला जाता था। ठीक है, 1210 ईस्वी में ये पोलो या फिर चौगान खेलना होता है, तो घोड़े से गिरने के कारण इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये भी एग्जाम में बनता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी। ठीक है, या फिर ऐसा आएगा चौगान खेलते समय किस दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक है जिसकी चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई थी, तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अब चौगान की बात करें पोलो की, तो पोलो की शुरुआत होती है भारत के मणिपुर से। ठीक है, भारत में ही इसकी शुरुआत होती है, मणिपुर राज्य से इसकी शुरुआत होती है। अब देखिए ऐबक के मकबरे की बात करें तो ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है, लाहौर में इसका मकबरा स्थित है। लाहौर इसकी राजधानी भी हुआ करती थी और वहाँ का ये पहले इक़्तेदार भी हुआ करता था। तो इसकी जो समाधि है या फिर मकबरा है वो कहाँ है, लाहौर में स्थित है। फिर देखिए ऐबक के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो उसका बेटा होता है आराम शाह, आराम शाह क्या बनता है, अगला शासक बनता है। ठीक है, आराम शाह जो था ये एक मतलब अल्प आयु में बनता है और ये उतना मतलब एक एबिलिटी नहीं थी उसमें कि मतलब ये शासक बने। ठीक है, अयोग्य शासक इसको बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक क्या था, अयोग्य शासक था, ये उतने बड़े दिल्ली सल्तनत में शासन करने लायक नहीं था। होने को तो ये ऐबक का बेटा था लेकिन शासन करने के लायक नहीं होता है। फिर भी 1210 ईस्वी में ये पिता की मृत्यु के बाद कुछ अल्प टाइम के लिए क्या करता है, गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, अब देखिए जो लाहौर के अमीर होते हैं, लाहौर के अमीर गद्दी पर बैठाने के पक्ष में थे आराम शाह को, लेकिन जो विरोधी थे इसके, दिल्ली के अमीर इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठाना चाहते थे। ठीक है, अब देखिए लाहौर का पहले इक़्तेदार हुआ करता था ऐबक, तो लाहौर भी उसका अच्छा खासा वहाँ पर भी उसका अच्छा खासा चलता था क्योंकि उसकी कैपिटल भी लाहौर हुआ करती थी। ठीक है, तो देखिए आराम शाह को लाहौर के जितने भी अमीर हुआ करते थे, अमीर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अमीर किसको बोला जाता था, जो अमीर होते थे वो बेसिकली जो सेनापति होते थे उनको अमीर बोला जाता था दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर अमीर किसको बोला जाता था, सेनापतियों को बोला जाता था। ठीक है, जो सेनापति मंत्री होते थे उनको अमीर बोला जाता था। तो लाहौर के अमीर चाहते थे कि आराम शाह गद्दी पर बैठे, लेकिन जो दिल्ली के अमीर थे, दिल्ली के जो सेनापति थे, दिल्ली के जो मंत्री थे, वो चाहते थे इल्तुतमिश गद्दी पर बैठे। तो ये विरोध में थे आराम शाह के। दिल्ली के जितने भी अमीर थे वो विरोध में थे आराम शाह के। लाहौर के अमीर इसको गद्दी पर बैठाना चाहते थे। अब बैठ तो गया दिल्ली के मतलब दिल्ली की गद्दी पर बैठ तो जाता है आराम शाह, लेकिन बाद में क्या होता है, 1210 ईस्वी में आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में जंग छिड़ जाती है। अब देखिए जो इल्तुतमिश था वो आराम शाह का बहनोई होता है, मतलब इसका जीजा जी होता है, क्योंकि आराम शाह की बहन जो शाह तुर्कान थी उससे इसका विवाह कराया होता है। तो अब इन दोनों के बीच में जंग छिड़ जाती है, काफ़ी
काफ़ी भयंकर जंग छिड़ती है जिसको हम लोग जानते हैं जट के युद्ध के नाम से। ठीक है, जट का युद्ध के नाम से हम इसको जानते हैं। और दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था आराम शाह, जिसकी मृत्यु युद्ध के मैदान में होती है। ठीक है, बाकी शासकों की मृत्यु युद्ध के मैदान में नहीं होती है। जितने भी दिल्ली सल्तनत पर या फिर मुगलों में जितने भी शासक आते हैं, दिल्ली सल्तनत का एक पहला शासक था। इसके बाद दूसरा जो शासक था वो इब्राहिम लोदी था, वो अंतिम शासक भी होते हैं दिल्ली सल्तनत का। तो पहला ऐसा शासक जिसकी मृत्यु युद्ध क्षेत्र में होती है, युद्ध के मैदान में होती है, तो वो था आराम शाह। ठीक है, देखिए जब जट का युद्ध होता है 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच में, तो इल्तुतमिश इसको मार देता है और इस युद्ध में आराम शाह मारा जाता है। इसके बाद गद्दी पर कौन बैठ जाता है? इल्तुतमिश बैठ जाता है। देखिए इसके बाद क्या होता है, इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ जाता है आराम शाह की मृत्यु के पश्चात। देखिए 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है और 1236 तक इसका यहाँ पर शासनकाल चलता है। 1236 से लेकर बाद में यहाँ पर इसकी जो पुत्री होती है, बाद में इसकी पुत्री जो रजिया सुल्तान होती है, रुकनुद्दीन फिरोज बनता है उसका बेटा, लेकिन वो उतना अयोग्य शासक होने के कारण रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की बेटी होती है, वो पहली मुस्लिम शासिका बनती है यहाँ पर। तो इतना सब कुछ तो आज के सेशन में हो नहीं पाएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इल्तुतमिश के बारे में और रजिया सुल्तान के बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। कल ही हमारा पूरा जो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश होगा उसको हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मिलते हैं यार ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।